बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लाए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले आपसे बात करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास था उसके बारे में, जहां पर पाकिस्तान ने अगले बरस शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों पर जो है वो रिपोर्ट एक सबमिट करनी थी, जिसको सबमिट किया गया और इन तमाम तर तैयारियों पे इत्मीनान का इजहार किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी इजलास में यकीन दहानी करवाने में कामयाब रहे कि तीनों स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है, जिसका हम बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर भी आप कुछ हद तक कह सकते हैं क्योंकि चेंजेस काफ़ी हो रहे हैं, कि वो तमाम तर जो तैयारियां हैं वो वक्त से पहले मुकम्मल कर ली जाएंगी। और आपको याद होगा कुछ शोज़ पहले भी हमने ये बात की थी, मोई शाह साहब ने गालिबन इस बात की निशानदेही की थी कि उन्होंने जो डेडलाइंस रखी हुई हैं वो वीकली तौर पर वो जा रहे हैं कि वीक की ये डेडलाइन है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट चल रहे हैं और डिवाइड किया हुआ है काम को, तो उस वजह से भी काम जो है वो बहुत एक अच्छे पेस के साथ प्रोग्रेस कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से तो तैयारियां वक्त से पहले मुकम्मल होंगी, और मैं बार बार जिस तरह आपको भी यकीन दहानी कराता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होना है और हमें भी यही अपना स्टांस जो है वो बरकरार रखना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ये बरकरार रखा गया है कि इसके अलावा किसी मॉडल पर हम जो है वो एग्री नहीं कर रहे। तो ये एक खबर थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। उसके बाद आपसे बात करनी है मुस्तकबिल में शायकीन क्रिकेट के लिए डे नाइट टेस्ट मैचेस जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। जो फ्लड लाइट्स के अंदर आप टेस्ट मैचेस जो देखेंगे, पिंक बॉल से ये टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। हमने माजी में कुछ टेस्ट मैचेस ऐसे देखे हुए भी हैं, यूएई में भी ऐसे टेस्ट मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस किया जा रहा है कि अब जो आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें नाइट टेस्ट को भी एक रेगुलर फीचर बनाया जाए। तो ये कितना मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद होगा। क्रिकेट की बात अगर कर लें, थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेकर भी बहुत सी बातें चलती हैं, बट खैर जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है पिंक बॉल की विजिबिलिटी ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाती है, लेकिन एक नया फ्लेवर टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर आता है, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे पाकिस्तान शाहीन्स ने इमर्जिंग टीम्स एशिया T20 कप में ओमान को जो है वो शिकस्त दी, जो हाल ही में उन्होंने मैच खेला और बड़ी एक अच्छी क्लिनिकल परफॉर्मेंस नज़र आई। रोहिल नज़ीर एक बार फिर बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक उनका टूर्नामेंट अब तक उनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत टैलेंटेड है, और बड़ी मायूसी हुई जब हम देखते हैं कि उनको बिल्कुल सीन से हटा दिया गया था कुछ अर्सा पहले। तो ये एक सवाल ज़रूर होता है, तो इस बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की, जो वुमेंस वर्ल्ड कप की जो फाइनल 11 जो टीम ऑफ द वर्ल्ड कप है उसका ऐलान कर दिया गया है, और इसमें न्यूजीलैंड और रनर अप जनूबी अफ्रीका की तीन खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं। कौमी टीम की कोई प्लेयर इस पूरे स्क्वाड में जो ऐलान किया गया जिस टीम का, टीम ऑफ द वर्ल्ड कप का, इसमें जगह नहीं बना सकी। इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे अमेरिका में होने वाली मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ पर पाकिस्तान के इब्राहिम खान ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। मुकाबले में तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो शरीक हो रहे थे, तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे तफसील में गुफ्तगू करेंगे। और एक बार मेरे ख्याल से इब्राहिम को और उनकी सारी टीम को बहुत मुबारकबाद हो, पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त एजाज़ है। और उसके बाद आपसे बात करनी है लफ्ज़ों के खेल स्क्रैबल की, जहाँ पर पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल एजाज़ मिला है। सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने लेक जॉर्ज स्क्रैबल टूर्नामेंट अपने नाम किया है। स्क्रैबल में बहुत सारी हमें विक्ट्रीज़ मिल रही हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों पर भी हमने गुफ्तगू ज़रूर करनी है। और साथ ही साथ, क्योंकि लाइनअप में तो मैंने आपको बता दिया हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान की जो तमाम तर तैयारियां हैं टेस्ट मैच को लेकर, पाकिस्तान ने कल भी प्रैक्टिस सेशन पिंडी स्टेडियम में रखा हुआ था, उस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि जो पिच को लेकर तस्वीरें चलती आ रही हैं, हीटर और जो पंखे नज़र आ रहे हैं, उनसे क्या अचीव कर पाएंगे हम और कितना अचीव कर पाएंगे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो ज़रूर बन रहा है। तो इसको मैं शो में ज़रूर शामिल करूँगा। ये ना हो कि आप लोग फिर बाद में कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर गिला करेंगे कि जी टेस्ट मैच के ऊपर कोई बात नहीं हुई, तो इस पर भी हमने ज़रूर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट भी हैं, हर दिल अजीज़ हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जिस तरीके से आपने इंट्रो करवाया, लगता है खैर नहीं आज। नहीं बिल्कुल, हमने रिबन लगाया तो आपने पूरी शर्ट पहन ली। आपने कहा रिबन की जगह शर्ट ही पूरी जो है पिंक टोबर को पूरी डेडिकेट कर दी जाए। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको नजर आते रहते हैं, जनाब साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सर, ये आईसीसी की मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और अब तक तो तमाम तर तैयारियां जो पाकिस्तान की हैं, जो भी इस वक्त पेस ऑफ वर्क है, उस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इजहार किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये तो अब ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट वहाँ पे कर पाते हैं, और टेस्ट मैचेस तो पाकिस्तान करने में कामयाब हो गए हैं। जो भी हालात रहे हैं, आपको पता है पिछला एक वीक इस्लामाबाद में तो काफ़ी इंटेंस गुजरा है, और उसके बावजूद उसको शिफ्ट कर दिया मुल्तान में, और फिर किसी तरह मैनेज करके अब एक टेस्ट मैच यहाँ ले आए। तो जब तक आप क्रिकेट खिलाते रहेंगे और आपके बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स और टॉप प्लेयर्स आपके पाकिस्तान आते रहेंगे, तो पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग ज़रूर होगा। पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी इफ्स एंड बट्स हैं कि आपका जो स्टेडियम है वो उस वक्त तैयार होता है कि नहीं होता, और सारे स्टेडियम्स की क्या सूरत हाल होगी। तो आई थिंक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आगे आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में उससे अफेक्ट हो भी सकती हैं। तो आई होप कि टाइमली हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इतना बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट बड़े अरसे बाद पाकिस्तान बिल्कुल 96 के बाद पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट जी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आई होप कि पाकिस्तान इसको ग्रैब कर सके और इसको सक्सेसफुली कर सके। बट ऑब्वियसली जो फाइनल डिसीजन होगा वो मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड में ही लिया जाएगा। बट अभी के लिए ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट अभी तक कोई ऐसा डिसीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं लिया गया। बट बीच में कोई बातें शुरू हुई थी कि जो यूएई, श्रीलंका और इधर उधर भी ऑप्शन हो सकता है अगर इधर से हमें निकलना पड़े। बट वो अभी सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ज़रूर बनता है जब आप इन स्टेडियम्स की बात करते हैं कि ना सिर्फ स्टेडियम या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बल्कि क्वालिटी ऑफ पिचेस पाकिस्तान कैसी दे पाएगा, क्योंकि एक एक्सटेंसिव टूर्नामेंट है, दुनिया की बेस्ट टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपने बैक टू बैक मैचेस भी कराने हैं। 3 स्टेडियम्स का इनिशियली जो है वो फैसला लिया गया था, जिसमें आपके पास पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और उसके बाद कराची और साथ ही साथ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की बात की गई थी। तो ये तमाम तर वो स्टेडियम्स हैं जिनकी बार बार बात की जा रही थी कि जी इन्हीं तीनों पे फिलहाल काम होना है। और हम बार बार ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान को वेन्यूज़ भी इंक्रीज़ करने हैं, इसमें मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। उसको भी आप देखते हैं कि वो पीसीबी के पैनल पर मौजूद है। अभी हाल ही में हमने देखा कि चैम्पियंस कप को जो है वो फैसलाबाद ले जाया गया, तो वो भी हमने देखा कि फैसलाबाद में उसको कराए जाने का इम्कान है। तो बहुत सारी, अगर आप मेरे ख्याल से तफसीली गुफ्तगू अगर मैं करूँगा इन तमाम तर स्टेडियम्स की अगर आपको बात करूँगा, तो इसमें पिंडी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम ज़रूर नज़र आता है जहाँ पर हमें ये थोड़ा सा खदशा ज़रूर था कि अब वो ऐसी विसिनिटी में मौजूद है, जो आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से वाकिफ़ हैं, कि वो स्टेडियम को आप एक हद तक एक्सपैंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसमें एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात कर लें या नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना जो कराची का है उसकी बात कर लें, तो उनके इर्द गिर्द इतना एरिया वसी तौर पर मौजूद है कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो पार्किंग का एरिया हो, अगर आपने इंक्लोजर्स को और पीछे लेकर जाना हो, ग्राउंड की डायमेंशंस बड़ी करनी हो, तो ये तमाम तरह चीज़ें तो मौजूद हैं। लेकिन जब आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह की सहूलत नहीं मिलेगी। उसके इर्द गिर्द एक फूड स्ट्रीट है जो, जिस तरह मैंने कहा, शहर के बीचों बीच वो मौजूद है स्टेडियम। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ज़रा सोच के, इसलिए बार बार बात की जाती है। मोइन शाह साहब ने भी अक्सर कहा कि वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद को भी स्टेडियम जो है वो दे दिया जाए। और इस्लामाबाद के स्टेडियम की हम बार बार बात भी करते हैं कि एक जगह है जो जिसको मुख्तस किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो है वो स्टेडियम जो है बनाया जाएगा या वो स्टेडियम दिया जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। बट वैसे जिस तरह मैंने कहा, ये एक छोटा सा खदशा हमें ज़रूर रहता है कि अगर आप इन स्टेडियम्स की बात करें, काम का पेस बहुत ज़बरदस्त है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन जा रही हैं। लेकिन फिर वही बात है, जिस तरह मैंने कहा, कि आप किस हद तक इसको एक्सपैंड कर पाते हैं। देखिए अहमद भाई, अब्दुल मोइश शाह साहब ने भी यहाँ पर ये बात कही थी, और कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं लोग, जो कि कंस्ट्रक्शन से बेसिकली उनका जिनसे हेड कर रहे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने भी एक बात की थी कि एक अच्छी चीज़ है कि एक प्लान दिया हुआ है कि 15 दिन में हमने इतना काम करना, और उसके बारे में फिर पूछा जाता है कि यार 15 दिन में क्या वो काम कंप्लीट हुआ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो काम जितने भी हैं वो चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि कुछ रुका नहीं है सच। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त एक इंसेंटिव आपको मिला है। एक अच्छी बात जो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस दफ़ा लगी थी वो ये था कि मैंने एक दफ़ा बात की थी कि आइसोलेशन खाली हम नहीं गुजरे, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड रहा था। आपको याद हो, क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उनकी, लेकिन बैक एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी डोमेस्टिक जो उनकी जो भी डोमेस्टिक थी उस पर उन्होंने काम किया था। हम थोड़ा सा इस चीज़ से हटे रहे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। रीजनल मसाइल बहुत ज़्यादा है ना, आपस में हमारे की नहीं बनती, वो तो इशू थे हमारे, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेसिफिकली बात करूंगा कि हम उस चीज़ से हटे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने एक स्टेप लिया। जितना अभी तक मुझे अपडेट है, कदाफी स्टेडियम की बात कर लें या आप जिन्ना स्टेडियम की बात करें, कराची की बात करें, नेशनल स्टेडियम की, अब वो बड़े पेस से अपना काम हो रहा है। मैंने कहा ना कि एक अच्छी बात है कि आपने टारगेट 15-15 दिन के रखे हुए, हफ्ते का रखा हुआ है, 15 दिन का रखा है, और अभी तक कोई भी ऐसा, अभी तक जो खबर अभी तक आई है, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं हुआ कि जिसने एक्सीड किया हो, कि अपने टाइम स्पैन पे वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वही होता है कि आपकी लाइजोनिंग कितनी करीब है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। मुझे पता है कि आपकी केस स्टडीज़ भी हैं। आप जिस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट किसी मुल्क को देते हो तो खाली क्रिकेट नहीं देखी जाती, आप पूरी की पूरी केस स्टडीज़ उठा के देखते हो कितने बड़े ये इवेंट्स करवा चुका है उस साल के अंदर, उससे पहले करवा चुका है।
पाकिस्तान ने बहुत बड़े इवेंट्स करवाए हैं, या चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे जैसे आप एससीओ कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, इससे पहले भी आपके बहुत बड़े इवेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो आपके पास एक केस स्टडी मौजूद है इस चीज़ के ऊपर, क्रिकेट बोर्ड्स को आखिरी दम तक कायल करना, उनके साथ लॉबिंग करना, कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मोहसिन नकवी साहब किस तरीके से लेके चलते हैं, ये बड़ा मैटर करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आखिरी टाइम तक आपको लॉबिंग करनी है, ये नहीं होता कि आप थोड़ा सा ईज अप हो जाएं। मैं अल्फाज यूज़ करूँगा रिजिड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिजिड रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हम जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, चाहे हम अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बात करें, सब के सब इस काम के ऊपर लगे हुए हैं कि इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान में लेके आना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई एज सच किसी क्रिकेट बोर्ड को, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, उसके पास आपको जवाब है इस चीज़ का कहने का कि यार नहीं हम आएंगे। चीज़ है, आप बड़ा इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे इस डेवलपमेंट के अंदर भी कि एक इजलास में एक और चीज़ का मशवरा दिया गया, और वो ये थी कि चेयरमैन आईसीसी का जो टेन्योर है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। बड़े पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर ये डेवलपमेंट्स होती हैं आईसीसी के अंदर। देखिए जेश हैं, हाँ मैंने कहा ना यार, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप मोहसिन नकवी साहब को भी देखें ना, अहमद भाई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑब्वियसली उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंटीरियर मिनिस्टर की भी है, लेकिन एक उससे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अब एसीसी की प्रेसिडेंटशिप भी अब आ रही है। बिल्कुल आई डोंट नो कि 3 जो एक ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है बंदे के ऊपर, 3 जिम्मेदारियों कैसे लेकिन निकालेगा। बार बार सबने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी क्योंकि चीज़ आपके पास सेंटर ऑफ बैलेंस है, सेंटर ऑफ बैलेंस आएगा। लेकिन जब आईसीसी चेयरमैनशिप की बात करते हैं आप आईसीसी की, क्योंकि वहां पर आपके जब हेडक्वार्टर्स की बात करें, वहां पर धड़े बने हुए हैं। आपको मैंने कहा ना लाइजोनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका इन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बड़ा मैटर करता है। यानी आप कह रहे हैं आईसीसी को उल्टा करके एक बी पीछे लगा दें? मैं आज भी कहता हूँ इस चीज को, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजों पे जैसे अब देखो ना, कितने दिनों से एक स्टेटमेंट आ रही है, अभी ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऐसे ही आपको तो शुरू तो छोड़ते हैं लोग कि पाकिस्तान से शायद चैंपियंस ट्रॉफी को हिलाया जाए, शायद एक मॉडल अपना जो है वो दिया जाए, लेकिन आईसीसी की तरफ से एज सच अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। बेशक उनके ऑफिशियल्स यहाँ विजिट कर चुके हैं, आपको बजट अलॉट हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। तो आई थिंक कि आईसीसी को कहीं ना कहीं बायसनेस अब दिखानी पड़ेगी। आप डुअल मेथड नहीं कर सकते हो, आप एवरीथिंग इज इक्वल। आप अगर फादर हो क्रिकेट बोर्ड्स के, दैट मीन्स कि आपको एज अ फादर आपको इस चीज को लेके आगे चलना है। लेकिन फिर मैं कहूंगा आपकी लाइजोनिंग आखिरी दिन तक बहुत नहीं, नेटवर्किंग और लाइजनिंग जो वैस कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगा यही था, अगर मैं पिछले कुछ 6 महीने की बात करूं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंटरनेशनल सतह पर प्रेजेंट किया गया है। तो इस पे तो ज़रूर मेरे ख्याल से पीसीबी और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को दाद देनी चाहिए कि ज़रा एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया गया है आईसीसी को कि भाई हम अपनी जो तमाम तर तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, एसओपीज़ हैं। और इसमें एक और बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट ये थी कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मीटिंग के अंदर आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको ये भी दावत दी कि वो पाकिस्तान आएँ और अपनी आंखों से जायज़ा लें इन तमाम तर तैयारियों का। तो बड़ा एक अहम सवाल है साबिर, जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन नहीं है, फैंस को वो एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं देना, क्वालिटी ऑफ पिचेस बड़ी मैटर करती हैं कि आप कौन सी क्रिकेट खिलाएंगे। क्योंकि ये ज़रूर हमें याद रखना पड़ेगा कि जो क्रिकेट आप चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाते हैं या जो पिचेस आप बनाते हैं, फिर आपने उसी सूट को अगले कुछ सालों तक तो फॉलो करना है या डोमेस्टिक भी वहाँ करानी है। जी बिल्कुल ठीक कहा। देखें अहमद, 2-3 बात जिस तरीके से अवैस आप पूछ रहे थे कि देखें ऑर्गेनाइज तरीके से हमारा प्लान जो है वो स्टेडियम्स की रिनोवेशन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा जो एक प्रॉपर टेक्निकल क्योरिंग टाइम होता है, क्योंकि आप 15 डेज़ की प्लान की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम लोग जिस तरह यूएसए में एक प्री फेब्रिकेटेड किस्म का स्टेडियम बिल्ड किया गया था इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, या बाकी जो अमेरिका मैचेस थे, कहीं ना कहीं से ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शायद ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो इसको क्योरिंग का टाइम चाहिए होगा। जी बाकी जिस तरह आपने बात की कि पिचेस का क्वालिटी होना और उस तरीके की पिचेस हमारे जो अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको भी यूज होना पड़ेगा। हमने रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ हमने सीरीज़ में देखा, हमने थोड़ा सा फास्ट पिचेस हमने बनाई, तो कहीं ना कहीं हम लोग 145-50 पे जो यंगस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट हमारी जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उन्होंने स्ट्रगल किया। तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को भी यूज टू करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसके अंदर ज़रूर है, जो जिस तरह मैंने कहा जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, उसमें ना सिर्फ ये तमाम तर फैसले जो लिए गए हैं, फिर नाइट टेस्ट की भी इसके अंदर बात की गई है। चेयरमैन की जो चेयरमैन का टेन्योर है आईसीसी के, उसको अभी 2 साल से 3 साल उसकी मुद्दत को तोसी जो करनी है उसका मशवरा भी दिया गया है। इस पर हतमी फैसला कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी, कुछ बार ऐसी चीज़ें सर्कुलेट की जा रही थी भारतीय मीडिया की जानिब से कि जी पाकिस्तान जो है उससे फाइनल चला जाएगा, उससे चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक डिफाइनिंग मोमेंट और सॉलिड डिफाइंड मोमेंट है। बट नाइट टेस्ट की जहाँ तक बात है सनामीर, इसके अंदर ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ज़रूर है।
हमने माजी में देखे हैं ऑन एंड ऑफ नाइट टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि जी टेस्ट कैलेंडर का हिस्सा बनाए नाइट टेस्ट मैचेस को। देखिए टेस्ट मैच एक ऐसा फॉर्मेट है जो इंडेंजर ज़रूर है। एक तो आपके पास श्रिंक होते जा रहे हैं वो मुल्क जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, और प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट खेलने। ज़्यादा रुझान सब प्लेयर्स का भी और ऑर्गेनाइजर्स का भी T20 क्रिकेट के ऊपर है, क्योंकि उसमें पैसा कदरे कम लगता है पर वापस ज़्यादा आता है, बिकॉज ग्राउंड्स को भरना आसान है, आपको गेट मनी बेहतर मिलती है। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ये इस फॉर्मेट को बचाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। इसीलिए ICC जो टेस्ट चैम्पियनशिप थी उसको भी लाया गया कि एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्यों टेस्ट खेला जा रहा है, वरना वन ऑफ टेस्ट एशेस का आपस में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल लेते थे, इंडिया टेस्ट खेला था, बाकी ममालिक टेस्ट क्रिकेट में कहीं नज़र नहीं आते थे। तो चैम्पियनशिप के आने से एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हम 2-3 साल में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्यों खेल रहे हैं, इसका कोई एंड रिज़ल्ट होगा। अब मज़ीद टेस्ट क्रिकेट को मेरे ख्याल से फ़रोग़ देने के लिए और गेट मनी की अगर हम बात करें तो नाइट मैचेस का इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के पास एक बड़ा विंडो मिल जाएगा। आपको काम से ऑफ नहीं लेना, आपको स्कूल से ऑफ नहीं लेना, यूनिवर्सिटी से ऑफ नहीं लेना, आप शाम में आके वो मैच देख सकते हैं। लुक्रेटिव है। और दूसरा ये कि एक तो टाइमिंग के हिसाब से आई थिंक वो बेहतर ऑप्शन होगी, और दूसरा गर्मी के हिसाब से भी अगर आप देखें बहुत से स्टेडियम्स ऐसे हैं जहाँ पे शायकीन के लिए उस तरह से सहूलत मौजूद नहीं है। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं डिफरेंट वेदर कंडीशंस में, तो रात में जनरली बेहतर वेदर कंडीशंस भी होती हैं, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए पर शायकीन के लिए। टेस्ट क्रिकेट को लेके एज अ जनरल सब्जेक्ट हाउ डज द वर्ल्ड प्लेयर एसोसिएशन सी इट? क्योंकि बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि वुमेंस का शेयर भी टेस्ट क्रिकेट में बढ़ाया जाए। एक जगह पर ये भी बात की कि शायद अफगानिस्तान आयरलैंड को बहुत जल्दी, आयरलैंड को तो चले आप बात कर सकते हैं, बट अफगानिस्तान को शायद बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस दे दिया। तो फिर वो इंक्लूसिविटी आपने कैसे इंश्योर करनी है टेस्ट क्रिकेट के? इसमें जो प्लेयर एसोसिएशन है उसका इतना रोल नहीं है, ज़्यादा ICC की डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर। और जो अभी मुझे नज़र आ रहा है जितने मीटिंग्स में मैं बैठती हूँ और समझ आती है कि मेंस के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट से रुझान दूसरी तरफ जा रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है रुझान जाने से पहले कि एक दफ़ा फुल फ्लेज इसको सेव करने की कोशिश की जाए। ज़्यादा जो नज़र आता है वो T20 की तरफ रुझान नज़र आता है। सबसे खतरे में वनडे क्रिकेट है लड़कों में, पर लड़कियों की अगर क्रिकेट में बात करें तो टेस्ट तो बहुत ही कम है, खेलती 2-3 मुल्क हैं, तो वहाँ पर इतना फोकस है ही नहीं। वहाँ पे मेन फोकस है ही आपका T20 क्रिकेट के ऊपर, वनडे में वहाँ पर भी कम है। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फॉर्मेट खतरे में वो मुझे वनडे क्रिकेट का बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आप सब मेरे साथ ज़रूर एग्री करेंगे कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट खेल रही है तो कभी भी वो एक्साइटमेंट टेस्ट क्रिकेट से ख़त्म नहीं हो सकती। इस मौके पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, हम वापस आते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। हमें अब स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का बड़ा शान है। तो जनाब ICC के इजलास को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं, आपके पास क्या खबरें हैं इस इजलास को लेकर? पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, बताना था कि स्टेडियम्स की तैयारियां जो हैं वो कहाँ तक पहुँची? जी, एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ थी कि जो हैंड आउट आया ICC का उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी का जिक्र बिल्कुल नहीं था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जाके रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई चैम्पियंस ट्रॉफी पे बात होनी है। अब जो है वुमेन T20 वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया ना, अब नेक्स्ट जो ICC का इवेंट है वो चैम्पियंस ट्रॉफी है। तो अब सारी जो उनकी एनर्जीज़ हैं वो फोकस हो गई हैं चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने में और चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियां मुकम्मल करने में। लेकिन ये था कि ऑन द साइडलाइंस और इवन ड्यूरिंग द मीटिंग जो मेरे ज़राए हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, ये बातें चैम्पियंस ट्रॉफी की होती रही हैं, कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। शायद इंडिया अभी भी थोड़ा बहुत रिलक्टेंट है पाकिस्तान आने में। लेकिन जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि थोड़ा सा इन्होंने डिले कर दिया है फॉर फाइनल अनाउंसमेंट। वो चाह रहे हैं कि जेशा जब 1 दिसंबर को टेक ओवर करें और जेशा के टेक ओवर करने के बाद जो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा जेशा पे आ जाएगी बीइंग अ चेयरमैन ऑफ ICC, और वो उस वक्त इस पोजीशन में होंगे कि वो कन्विंस कर सके इंडियन गवर्नमेंट को कि आप पाकिस्तान जाएं। देखें, आप जब इतनी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं तो आपको अपने आप को शो करना पड़ता है कि यू आर न्यूट्रल और यू आर ओनली ए चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब उसमें आ जाती है बात
तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी करनी पड़ती है और फिर उन पे प्रेशर होगा। लेकिन बड़ा शाजी कि हम देख रहे हैं जय शाह वो ओहदे का चार्ज लेने वाले हैं और साथ ही साथ इस मीटिंग में मशवरा भी दिया गया कि जी चेयरमैन आईसीसी का टेन्योर 2 से 3 साल कर दिया जाए, बड़ा पोलराइज सा एक सब्जेक्ट चलें ये शायद कोई ले दे इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो जाए। लेकिन मसला ये है, देखें मैं भी फील करता हूँ कि जय शाह जब आ जाएंगे तो वो अपनी एफर्ट ज़रूर करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट में जो इस वक्त हुक्मरानी कर रही है इंडिया में, उनमें उनकी बड़ी से है, उनके फादर की से है, उनकी से है, तो वो शायद कोई ना कोई इसका ऐसा हल निकाल लें जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो वो पॉसिबिलिटी है और मुझे भी फील हो रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ये इसलिए की जा रही है कि फ़ाइनल कोई फैसला ना करें, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, जय शाह को आने दें, ये उस वक्त जाके फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीजें जो थी जो कि जिस तरह आपने कहा अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं अभी तक कि एक तो ये मॉडल दिया गया कि शायद भारत की टीम फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी हम सिर्फ लाहौर में ही खेलेंगे और वापस जाएं, खेलें और वापस जाएं और वही बॉर्डर को क्रॉस करते रहें और अमृतसर से यहाँ तक ट्रैवलिंग उनकी चलती रहे। लेकिन ये देखें इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, हाइपोथेटिकली पॉसिबल भी नहीं लग रहा। अच्छा नहीं है क्योंकि टीम थकी होती है, टीम को आपको पता है खेलना है, खेल के और फिर रात को किस वक्त जाना है, किस वक्त आना है, फिर दूसरे मैच की तैयारी करनी है, ये इस तरह नहीं होता। ये ज़रूर है कि आप चलें एक सेंटर पे खेल लें, लाहौर में खेल रहे हैं, लाहौर में ही स्टे करें और इस तरह का कोई, लेकिन अभी डिसीजन ये तब होना है जी कि जय शाह जब टेक ओवर करेंगे, उससे पहले मुझे इसका कोई डिसीजन होता नज़र नहीं आता। अच्छा, साथ ही साथ नाइट टेस्ट मैचेस की भी बात की जा रही है, हमारे पैनल ने भी उस पर कमेंट ज़रूर किया है कि नाइट टेस्ट मैचेस को बाकायदा तौर पर कैलेंडर के अंदर शामिल किया, जिसमें बहुत सारी हमने कैंपेन्स देखी हैं। नाइट टेस्ट लुक्रेटिव भी रहे हैं, शायद ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी ज़रा थोड़े से ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि बाकायदा तौर पर हम नाइट टेस्ट मैचेस को इन्वॉल्व होते हुए देखिए? ऐसे ममालिक में ज़रूर होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान में वेदर कंडीशन इतनी फ्रेंडली नहीं होती, हम जो है और हमारी जो पब्लिक भी है थोड़ा नाइट क्रिकेट वो देखना चाहती है, और नाइट क्रिकेट का जो जिनका तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, वो अच्छा था। ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा था, उसमें इनको अट्रैक्शन मिली है। थोड़ा आप देखें, आपने कम्पीट करना है वाइट बॉल क्रिकेट के साथ, जब वाइट बॉल क्रिकेट के साथ कम्पीट करना है तो टेस्ट क्रिकेट में कोई इनोवेशन तो आनी है, वो तो आपने करना है ना। अब जो थोड़ा बहुत आपने कलर ले आए, आप यूनिफॉर्म में कलर ले आए हैं, वो वाइट किट वो वाइट किट लगती नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब इस तरह ये नाइट क्रिकेट है, नाइट क्रिकेट में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी पब्लिक की, और मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी बात है कि आप नाइट क्रिकेट को एक सीरीज़ का ज़रूर अच्छा बनाएं। कि 3 टेस्ट हैं तो एक टेस्ट ज़रूर नाइट क्रिकेट होना चाहिए। स्लोली फिर आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल अच्छा स्टेप है आईसीसी की तरफ से, और इस तरह का स्टेप लेना भी चाहिए। जी वैसे पिंक शर्ट में तो आप नज़र आ रहे हैं, पिंक बॉल से खेलने के लिए भी टेस्ट मैचेस तैयार हैं। खुशकिस्मती से जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, इट वाज यूएई वर्सेस नॉर्वे टीम, उसका एक क्लब था अपना जहाँ शारजा स्टेडियम में, उसका मैं हिस्सा था ईसीबी ब्लूज़ की तरफ से। नाइट टेस्ट मैच का एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा इन एरियाज़ के अंदर ये होता है, शाजी ने बात की, क्योंकि यार हमारे जितने भी लोगों से आप बात करो, एक तो क्योंकि वेदर फ्रेंडली अपनी जगह है, आपने हर एक मुल्क के हालात को देख के आपने चलना होता है यहाँ पर, क्योंकि लोग ज़्यादातर आपको पता है सुबह के टाइम जॉब्स पे होते हैं, 5 पे छुट्टी होती है, वो जाके रिलैक्स करना चाहते हैं। तो आई गेस नाइट टाइम टेस्ट मैच वन ऑफ द बेस्ट सीन यहाँ पर हो सकता है। क्या ही बात होगी पिंडी के अंदर आपको एक नाइट टेस्ट मैच मिल जाए और लिटरली आपको क्राउड भी अच्छा भला मिलेगा। इसका एक मुझे एक फ़ायदा ये नज़र ज़रूर आता था नाइट टेस्ट मैचेस का, बॉल पे थोड़ा सा इशू ज़रूर था जब मुझे याद है कि हमने खुद वो खेली हुई है, स्विंग ज़्यादा होती थी, उसकी सीम पोजीशन भी थोड़ी डिफरेंट है, डिस्टर्ब करती है बैट्समैन को, फील्डर को भी तंग करती है, वो इतना विजुअली इतनी कोई ईजी चीज़ नहीं है पिक करने के लिए। लेकिन जितने मार्केटर्स थे वो इस चीज़ को ज़्यादा स्पॉन्सर करने के लिए जाते थे, क्योंकि एक नई चीज़ थी मार्केट के अंदर, लोग इसको करना चाहते थे, उसके अंदर आप एफर्ट ज़्यादा आपको नज़र आती थी। आई पर्सनली फील कि आपको ये करना पड़ेगा। मैं खुद इस चीज़ पे हैरान था, देखिए मुल्तान स्टेडियम आपका फ्लड लाइट है, रावलपिंडी स्टेडियम आपका फ्लड लाइट है, आपको खुद ये लेनी पड़ती है क्योंकि आपकी होम सीरीज़ है ना, आप खुद इनिशिएटिव ले सकते थे कि यार एक नाइट टेस्ट मैच होगा वहाँ पर। उसका फ़ायदा आपको क्या होता है, एक तो क्राउड का आपका पुल भी ज़्यादा होता, जो टेस्ट मैचेस की रिवाइवल की आप बात करें, सिवाय 3 कंट्रीज़ के मुझे बताएं कौन सी नाइट आपका टेस्ट मैच रिवाइव करती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया कर ले, इंडिया में भी आपको अच्छा भला क्राउड टेस्ट मैचेस के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा तो आज सच कोई आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही रिवाइव करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ चीज़ थी। आईसीसी को इस पर देखना पड़ेगा। हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, मैं डरता हूँ कभी कभी कि टेस्ट मैच और T20 आपका रह जाएगा, वनडे आपके खत्म हो जाएंगे जो हालात चलते हुए। लेकिन आपको फॉर्म में लाने के लिए भी हम पिंक बॉल का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि व्हाइट से तो अभी तक फॉर्म वापस आ गई है। कल जो मैंने की कल नेट कर रहे हैं, कल नेट करके फॉर्म वापस आ गई, इंडोर नेट प्रैक्टिस इसलिए सीधी गेंद ना कराना।
सना मीर, मेरे ख्याल से अब इमर्जिंग टीम पर भी बात करनी है। इसको लेकर थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियन ज़रूर हैं। हम बार बार पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ देखते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है कि जी आपके पास, और स्पेशली मेरे ख्याल से कामरान का जिस तरह डेब्यू हुआ या जिस तरह साजिद की वापसी हुई या जिस तरीके से कुछ और स्पिनर्स को डाला गया है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में, अब तमाम तर नज़रें इस यूथ बल्ज के ऊपर हैं। ख़ासतौर पर चैम्पियंस कप में भी बहुत सारे नाम डिस्कस हुए थे। जीते ज़रूर हैं ओमान से, इंडिया से पिछला मैच अपना हारे थे। मोहम्मद हारिस को लेकर तो खासी तनकीद हो रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। रोहिल नज़ीर एक ऐसा टैलेंट है जो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, लेकिन दुख होता है कि आपने शायद बहुत अरसा उनका ज़ाया कर दिया उनको सीन से बाहर रख के। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए, पिछला इमर्जिंग एशिया कप तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान खेला था, जीता भी था। मैं वहाँ पर एज अ कमेंटेटर भी मौजूद थी और हारिस की फॉर्म का वनडे क्रिकेट के अंदर तो इशू नज़र आया ही था उस वक्त जब हमने वनडे एशिया कप खेला था। इस दफ़ा जब T20 फॉर्मेट है तो उसमें ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन आपकी और ज़्यादा है, बिकॉज वो फॉर्मेट जो है वो उनको ज़्यादा सूट भी करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं आ रही। रोहिल नज़ीर की हम बात करें तो ऑब्वियसली वो बहुत एक अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं और आई होप कि जो पाथवे इनको मिल रहा है, पाथवे क्रिकेट मिल रही है, इससे हम फ़ायदा उठा सकें। हमने इससे पहले भी बड़े टैलेंट को ज़ाया किया। जफ़र गौहर एक बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो गायब हो गए। उनको बीच में एक टेस्ट मैच में भी लाए, फिर उसके बाद कहीं नज़र ना आए, ना वनडे में ना कहीं पर। तो आई होप कि अराफात मिन्हास, मैं उनको काफ़ी रेट करती हूँ। आई थिंक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनको हमने पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा, फिर पिछले इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा, अभी भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनको आप टाइमली मौका देते जाएं और टीम्स के साथ रखें और उनको एक उस 30-40 प्लेयर्स का हिस्सा रखें जिनको आपने अगले 3-4 सालों के अंदर ग्रूम करके पाकिस्तान लेवल पर लाना है। तो फिर तो इन टूर्नामेंट्स का फ़ायदा है। अभी भी रोहिल नज़ीर विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, मोहम्मद हारिस ही कर रहे हैं, उसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके पास जो बैकअप तैयार है, एक टाइम था जब हम रोहिल नज़ीर को सरफराज के बाद तैयार कर रहे थे और उसके बाद हमने बिल्कुल उनको साइडलाइन कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी होंगी कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, उसमें प्लेयर्स का भी एतमाद रहता है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हो जाए कि आप 15-20 मैचेस में ही कुछ नहीं करें तो आप तब तो ज़रूर करें, लेकिन 4-5 मैचेस की बेस पे आप अगर 50-60 मैचेस की परफॉर्मेंस करता हुआ कोई आ रहा है तो उसके ऊपर नहीं इस तरीके से करना चाहिए। और आई थिंक यही चीज़ हमें ओवरऑल नज़र आती है। बट बाकी ओवरऑल टीम अच्छा कर रही है, अब्दुल समद बड़ा इंप्रेसिव परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, अच्छे साइन। अच्छा, यहाँ पे वो प्लेयर्स एसोसिएशन वाली बात दोबारा आ जाती है क्योंकि ये ऐसे रोहेल जैसे प्लेयर्स बेचारे ना चाहते हुए भी किसी लॉबी की वजह से टैग हो जाते हैं और फिर जब वो एक चेंज होती है लॉबी तो उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाता है। तो कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं बेचारे जो शायद समझ ही नहीं पाते और उनको पता भी नहीं होता कि वजह क्या थी, बट स्ट्रक्चर से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसमें ना सिर्फ आप क्रिकेट को कसूरवार कह सकते हैं या क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स को और सिलेक्शन को और इस सब चीज़ों को, पर एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है कि आपके कोई और स्पोर्ट्स को हमने मैच्योर नहीं किया। आपने सैचुरेट कर दिया इतना ज़्यादा एक ही स्पोर्ट को कि आप हर एक को तो जो है इंसाफ दे ही नहीं सकते। किसी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% प्लेयर्स को सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि एक एक स्पॉट के पीछे 10-10 लोग बैठे हैं और जब तक हमारे बाकी स्पोर्ट्स को हम वो इज़्ज़त नहीं देंगे, वो मर्तबा नहीं देंगे और उनको वो सपोर्ट नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारा बढ़ता रहेगा। क्योंकि एक तो शौक़ होता है आपको स्पोर्ट का, पर एक ये भी शौक़ होता है कि आपका करियर भी बने, आपकी एक लाइवलीहुड उस स्पोर्ट्स के साथ हो। तो वो सिर्फ क्रिकेट आपको प्रोवाइड करती है। हमने बहुत से प्लेयर्स को वुमेंस क्रिकेट में अगर मैं बात करूँ तो देखा है, फुटबॉल और बास्केटबॉल और हॉकी से क्रिकेट की तरफ आते क्योंकि सबसे ल्यूक्रेटिव करियर वो ये था बाकी स्पोर्ट्स की निस्बत। तो इधर भी यही होता है कि ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर और कोई स्पोर्ट खेल नहीं सकता या उसको दूसरी स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। तो हमें ये ज़रूर देखना है आने वाले अरसे में कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एथलीट्स हैं उनका मैक्सिमम पोटेंशियल यूटिलाइज़ करें तो हमें उनको रीडायरेक्ट भी करना पड़ेगा डिफरेंट स्पोर्ट्स में, क्योंकि एक स्पोर्ट में को सैचुरेट करके उसका भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बट चाची, ये इमर्जिंग टीम जो है इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के इस पाथवे या इस इमर्जिंग का हिस्सा काफ़ी अरसे से रहे हैं। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं हैदर अली को वापस इसमें मौका दिया जा रहा है, हारिस आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, रोहिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन लड़कों के लिए फिर आगे क्या तरीकाकार ऐसा है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है मुस्बत साबित होगा कि आप इनको यहाँ से फिर NCA में ही रखें, इन पर नज़र रखें, ये PSL किस तरह खेलते हैं, कौन सी लीग खेलते हैं, उनको बाकायदा तौर पर फॉलो करें, या बात वही है कि टूर्नामेंट खेलेंगे और उसके बाद फिर डिस्पर्स हो जाएंगे? लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व नहीं किया गया कि एक तो बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूँ कि आप टैलेंट को स्पॉट करना। यहाँ हमारे में वो आई नहीं है, ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग भी हैं, बड़े पहुँचे हुए भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डोमेस्टिक क्रिकेट खास कर चलाते हैं
उनमें वो आई नहीं है कि कोई अच्छा टैलेंट आप फ़ौरन पिक कर लें। रोहेल नज़ीर वाज वन ऑफ दोज टैलेंट्स कि जहाँ पे आपको पता लग रहा था कि इसने बड़े होके और मेच्योर होके बड़ा अच्छा प्लेयर बनना है। इसने इमर्जिंग कप जो पिछला खेला था इसमें फाइनल में सेंचुरी की थी और सेंचुरी करके पाकिस्तान को इसने जिताया था, तो उसमें लेकिन वो अचानक फिर मेन वाली बात है कि गायब हो गया। जब आप गायब करते हैं प्लेयर को तो उसका आप स्पिरिट को डैमेज करते हैं, उसको मेंटल एक जो टफनेस उसकी बन रही होती है उसको आप डैमेज करते हैं, फिर आप उसको गायब कर देते हैं, फिर अचानक उसको लेके आते हैं, फिर उसको फिर रीग्रुप अपने आप को करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल होती हैं एक यंगस्टर के लिए कि उसको वापस दोबारा उसी फॉर्म में आना, उसी स्पिरिट में आना, उसी मेंटल टफनेस में आना जहाँ से वो छोड़ के गया था। तो ये रोहेल नज़ीर के साथ हुआ और कल जो इनिंग्स रोहेल नज़ीर ने खेली ओमान के साथ, जो रोहेल नज़ीर ने खेला और इस तरह इरफात मिन्हाज के साथ वो क्लास की एक पार्टनरशिप लगी कि वो देखने वाली थी और पता लग रहा था कि ये प्लेयर आते हुए उसने अटैक कर दिया और बिल्कुल स्मैश कर दिया और लेके चला गया, मतलब है वो उनसे मैच लेके चला गया। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। फिर आप ऐसे प्लेयर को ज़ाया नहीं कर सकते, बल्कि उसको रखते हैं साथ, उसको इमर्जिंग में रखते हैं, उसको ए में रखते हैं, उसको जहां आपको मौका मिलता है आप पाकिस्तान के लिए भी उसको खिलाएंगे तो उसको उसका एक जो सब कुछ जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो आएगा तो वो अच्छा होगा, बेहतर होगा और आपको फिर वो काम आ सकता है। जब ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास प्लेयर का फुकदान हो जाता है कि किसी की फॉर्म नहीं लग रही होती, किसी का कुछ और इस तरह नहीं होता, तो वो फिर आपके सामने आता है। रोहेल नज़ीर को अगर मैं कंपेयर करूं आरएस के साथ तो मेरा ख्याल अभी भी मैं समझता हूं कि रोहेल नज़ीर ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल टेक्निकली अच्छा है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है परफॉर्म करने का। हारिस को हमने बहुत ज़्यादा चांस दिए, आप शायद पीछे देखते जाएं कितने चांसेस उनको मिले हैं, लेकिन उनसे वो स्कोर नहीं हो रहा, किसी फॉर्मेट में स्कोर नहीं हो रहा। एक हम सोचते तो है ना ये शायद आपके फ्यूचर कप्तान हो, लेकिन कप्तान को अपनी परफॉर्मंस सबसे पहले दिखानी पड़ती है, फिर जाके आप अपने आप को अपना एक क्रीडेंशियल है वो स्ट्रांग करते हैं, जो कि हारिस में अभी तक नहीं है। ज़रूर उनको थोड़ा सा मौका मैं कहता हूँ और भी दें, बट नॉट एज अ कैप्टन आप किसी और को बनाएं और उनको चांस दें। बड़े हैं इधर आपके पीछे मुबस्सर है, कासिम अकरम है, इस तरह के बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, रोहेल नज़ीर है, इस तरह के और प्लेयर हैं, आप इनको आगे लेके आएँ, इनको चांस दें, इनको बताएं कि आपके लिए हम क्या सोच रहे हैं या आपके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं 2 years 3 years डाउन द लाइन, आपको किधर होना चाहिए, ताकि उस गैप में वो एफर्ट करें, मेहनत करें और ज़्यादा टाइम नेट्स में दें, ज़्यादा टाइम अपनी फिटनेस पे दें, अपनी मेंटल टफनेस पे दें, ताकि वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टैलेंट साबित हों, एक अच्छे प्लेयर साबित हों। ये चीज़ें, ये जो ग्रूमिंग है ना अहमद, ये हम में हमारी सिस्टम में ग्रूमिंग ये नहीं है, जिससे आप बड़े आपने टैलेंट ज़ाया कर दिए और बड़े ऐसे प्लेयर आए, बैट्समैन आए, बॉलर आए, स्पिनर आए, फास्ट बॉलर आए कि वो आपको नज़र नहीं आए फिर एक आध मैच खेल के, एक आध सीरीज़ खेल के। तो ये इस तरह की चीज़ों में बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सिस्टम को इवॉल्व और डेवलप करने की बात ज़रूरत जी है। थोड़ी दुख की ज़रूर है। अवैस ने तो खैर उस स्ट्रक्चर को बड़ी करीबी से देखा है कि हम एक तरफ फ्रेंचाइजीज को ये ज़रूर कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी मोनोपोली ज़्यादा हो जाती है और वो कुछ डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लेकिन एक पहलू और एक हकीकत का मेरे ख्याल से सफ़ा ये भी है कि उन फ्रेंचाइजीज ने ही फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया या ऐसी इंक्यूबेशन दी कि एटलीस्ट उनको कोई जगह तो मिली। और उसमें 1-2 फ्रेंचाइजीज बड़ी पर्टिकुलर हैं जिनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, जिनकी वजह से वो प्लेयर्स जो हैं वो फिर एटलीस्ट उस स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं। देखिए इसमें सब फ्रेंचाइज क्रिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अब कोई टैलेंट छुपा नहीं रह सकता। वो जब आपकी PSL होती है, जब कोई और इस तरह का क्रिकेट होती है, उसमें वो टैलेंट जब लोग टीवी पे देखते हैं तो आजकल तो हर एक का एक, मैं कहता हूँ कि कितनी ज़्यादा, खासकर आपके जो फैंस हैं जो फॉलो करते हैं क्रिकेट को, वो इतने तेज़ हैं, शार्प है कि उनको पता लग जाता है कि अगर ये 150 की स्पीड के इर्द गिर्द बॉलिंग करता है तो उसमें पोटेंशियल है तो 150 पे करता है। अगर ये बहुत अच्छा स्पिनर है, बार बार बीट कर रहा है, एक बैट्समैन को खेल नहीं दे रहा, मुश्किल पड़ रही है, या एक बहुत अच्छा हिटर है और वो नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है उसमें तो कुछ पाने वाली बात नहीं। तो इसको एक एक्सपोजर देने के लिए फ्रेंचाइज ने बहुत काम किया और PSL जब से आई है PSL ने बड़ा काम किया। लेकिन मसला यहाँ ये नहीं आता, देखें आपने एक फिर टेस्ट क्रिकेट का प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करना है ना, वहां से भी आपने लेके आना है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से आपको नहीं मिल सकता। तो वहां से डेब्यू करवाते रहे, वहां से, हाँ वही ना, वो हमने तो उस सिस्टम को है, वो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जाता है, वो रोड डिफरेंट हो जाता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट का रोड डिफरेंट है, वो दैट इज फॉर T20 क्रिकेट।
नॉट फॉर टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें आपको टेस्ट क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको आप लेके चलें और वहाँ की परफॉर्मेंस देखें। और फिर भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फ्रेंचाइज क्रिकेट की मकबूलियत जो है वो ज़रूर है कि आपने बड़े नए और अच्छे टैलेंटेड लड़के आपने फोर फ्रंट पे आप लेके आए हैं, पाकिस्तान की फैंस को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में टैलेंट वो ये नहीं है कि जो 25-30 आपको सामने नज़र आते हैं, वो टैलेंट भी है जो शायद 70 पीछे लाइन में लगे हुए हैं, वो टैलेंट भी है, वो देखें, उसमें देखें कि कौन सा अच्छा है और उसको प्रमोट करें। बिल्कुल। वैसे आप इस सब्जेक्ट के बारे में क्या, रोहेल की एक एग्जांपल क्योंकि हमारे सामने बड़ी पर्टिकुलर है, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया आप शाहीन्स की टीम भेजते हैं तो उनको कप्तान कर देते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर आउट ऑफ नोवेयर उनको ले आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि शायद ना चाहते हुए भी वो बेचारे उस लॉबी का शिकार हो गए, जिससे शायद बहुत से लोगों को बहुत सारे इख्तलाफात थे और जब मौका मिला उनको दीवार से लगाने का तो उनके साथ साथ जो प्लेयर्स अटैच हुए उन्होंने आपने उनको भी दीवार से लगा दिया, बगैर ये सोचे हुए कि शायद जिस तरह सना ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक पॉइंट पर सरफराज के बाद किसी भी विकेट कीपर का नाम लिया जाता था तो वो रोहेल थे, यहाँ तक कि रिजवान की भी तब बात नहीं हो रही थी और एकदम से पूरा पहलू ही चेंज हो गया। काफ़ी टीम्स में इसके साथ काम करने का मौका मिला है अभी रिसेंटली, क्योंकि जो लीग हुई थी उसके अंदर मेरी टीम का हिस्सा था। रावलाकोट हॉक्स की बात करें, मुझे एक चीज़ इस लड़के की क्या अच्छी लगती थी, डेस्पिरेशन जो होती है ना, किसी पोजीशन पे आप खिलाना चाहो जहाँ पर नीड है, ये ना नहीं करता, डरता नहीं है। इसकी ग्रोइन उड़ी हुई थी, मुझे आज भी याद है, डू एंड डाई मैच था हमारा जम्मू जहांबाज के साथ। अब पोजीशन मुश्किल थी, अरशद भाई ने कहा भी कि इसको जाके चेक करवा कि क्या ये पॉसिबल है। तनवीर ने जो फिजियो था उसने कहा नहीं खेल सकता, इसने कहा मैं खेलूंगा क्योंकि मैच जीतना और उसके बाद रीजन के मैचेस, उसने कहा मैं खेलूंगा क्योंकि मैंने मैच जितवा के देना है। 70-85 कर गया था, जितवा गया था मैच के। इसमें डेस्पिरेशन उस चीज़ की है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग, जैसे आपने जो एक बात की थी ना कि कुछ सेटअप की वजह से प्लेयर बीच में होता भी नहीं है, वो बेचारा उस सेटअप के अंदर खेल रहा होता है, वो रगड़े में चला जाता है, हाँ उसको पता ही नहीं होता। हाली रोहेल नहीं है, एहसानुल्लाह किधर है आज, आपको नज़र आता है कहीं? कहीं नज़र नहीं आता आपको। बेचारा वो नेट्स के अंदर मैं उसकी वीडियोस देख रहा होता हूँ, बेचारा बॉलिंग करवा रहा होता है। अभी उसकी रीसेंट स्टेटमेंट भी थी कि जो उसके डॉक्टर हैं यूके वाले, उन्होंने कहा है कि लॉन्गर फॉर्मेट के लिए अभी तुम बॉलिंग नहीं करवा सकते, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट्स के लिए वापस स्टार्ट करो। अभी कराची ब्लूज के लिए आगे सो खेलने लगा। तो आप लड़कों को भूल जाते हो। ये टूर्नामेंट, आप इमर्जिंग कप की बात करें, अरफात मिनास साहब के पास, आपके पास वो लेफ्ट आर्म सुफियान मुकीम की बात करें। अच्छा, वैसे शायद आपको ऑस्ट्रेलिया टूर में भी नजर आए जिनकी बात, अरफात मिनास का बहुत स्ट्रॉन्ग एक नाम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, मोहम्मद हसनैन का नाम भी बहुत अरफात मिनास की कर लें, सुफियान मुकीम की बात करें। हम एक गलती पता है क्या करते हैं, ये लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब्दुल समद बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, लेकिन आप वाली बात के इधर से क्या उठा के इसको डायरेक्ट पाकिस्तान की कैप देनी है या इसके बाद इसको पाकिस्तान शाहीन्स में रखना है? क्या बैकअप कोई प्लान मेरे पास मौजूद है? हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद नहीं है। अभी भी जो अंडर 23 के लड़के खेल रहे हैं हमारे लड़के हैं, अपना इमर्जिंग कैटेगरी के हैं, लेकिन उनमें से 2-3 लड़के मैं खुद कहता हूँ वो ओवर एज हैं। आप उनको खिला रहे हो इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, आप उस लड़के का हक मार रहे हो, जैसे मुबशिर है उसका आप हक मार रहे हो। हैदर अली का स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, इमर्जिंग है वो, काम की है यार हैदर अली के साथ। जब अंडर 19 के अंदर आया था, जब आपको याद हो वर्ल्ड कप में, मुझे एक चीज़ की अच्छी लगती थी, उसकी रेंज बहुत ओपन थी। आपको याद हो रेंज, लिटरली मैं ये कहता था जहाँ वो छक्का मारना चाहता है जिस बॉल पे, उसकी रेंज ओपन थी, मारता था, स्ट्रेट पे बहुत अच्छा खेलता था। क्या बात हुई है कि वो बिल्कुल ही डाउनफॉल पे आ गया? क्या उसके दिमाग में क्या चीज़, क्या कोचेस ने उसके साथ काम किया कि आज अगर वो सीधी बॉल भी आती है, मुझे समझ नहीं आती, बैट एंड पैड में इतना बड़ा गैप उसके होता है कि जो कि छोड़ता नहीं था। उसके दिमाग कहाँ पर आपने डाइवर्ट किया, इन प्लेयर्स को बैकअप कैसे करना है, इतना चांस दिया है, लेकिन उसकी एक पोजीशन रखो ना। और आप वाली बात है कि आपने डेब्यूज ऐसे बांटे कि समझ ही नहीं लगी। बट सना, आपसे मैं कंक्लूडिंग नोट जरूर लूंगा कि नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, यू शुड अर्न द पाकिस्तान कैप। ये बड़ा एक सिंपल फार्मूला होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, क्या वजह है कि एकदम से अब आकिब जावेद की बातें सबको समझ आ रही हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले जब वो ये बातें कर रहे थे तो हम कह रहे थे नहीं नहीं, इनके फ्रेंचाइज के मफाद हैं, इनकी बात नहीं सुननी किसी ने। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप सही लोगों को जब इंचार्ज लगाते हैं तो वो बाहर की नॉइज़ को इतना नहीं सुनते। और हम बहुत सी कैप्स इसलिए भी बांट देते हैं, अगर मीडिया की कोई एक कैंपेन शुरू हो गई और हर तरफ एक बात शुरू हो गई कि इस बंदे को चांस देना, तो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। कभी कभी सिलेक्टर्स आ जाते हैं, कभी कोचेस आ जाते हैं, कभी चेयरमैन आ जाते हैं, बहुत से कप्तान भी आ जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले तो आप उन लोगों को अथॉरिटी दें जिनको पता है, जो क्रिकेट से वाकिफ़ हैं और जो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी वाकिफ़ हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी वाकिफ़ हैं। अगर आप खाली डोमेस्टिक क्रिकेट
समझने वाले लोगों को चांस देंगे तो उनका एक ब्लाइंड स्पॉट होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड क्या चाहिए। अगर आप खाली इंटरनेशनल, अब अजहर महमूद बहुत अच्छे कोच हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनका क्योंकि मेजॉरिटी टाइम बाहर गुजरता है तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ परफॉर्मर्स उनसे मिस हो जाएंगे। तो बहुत से ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपके जो सिस्टम के अंदर के कोचेज़ हैं जो डोमेस्टिक में भी काम करें और आप उनको इंटरनेशनल में भी एक्सपोजर दें, तो उनकी आवाज़ सुननी सबसे ज़रूरी है और इसीलिए कप्तान बड़ा ज़रूरी हो जाता है, और वो कप्तान जो डोमेस्टिक भी खेले और जो इंटरनेशनल भी खेले। बिल्कुल। तो हम लोगों का ये एक लिंक टूटा रहा है, हमारे बहुत से अच्छे कप्तान डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते रहे, उस रेगुलरिटी से नहीं खेलते रहे, तो वो एक गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट होता गया। और आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास ये बैलेंस एक अच्छा हो। और उसके बाद ऑब्वियसली जब ओवरऑल आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी एट द एंड ऑफ द डे होती है, और टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान है स्पॉइल्ड फॉर टैलेंट, पर उसको ग्रूम करना और उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना। मेजॉरिटी टाइम हमने देखा है प्लेयर अपने ओन पे ही नेक्स्ट स्टेज पे जाता है। अब जैसे हैदर अली की बात की, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्लेयर बहुत टैलेंटेड परफॉर्म करता करता आता है और सिस्टम में आके उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, जबकि उल्टा बाकी जगहों पर उल्टा होता है कि वो सिस्टम में आके उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशलाइज कोचेज नहीं है। मैं अगेन बात करूँगी नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसको अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, वहाँ पर भी म्यूजिकल चेयर होती है। कभी आप बैटिंग कोच हैं, कभी आप मैनेजर बन गए, कभी आप कुछ असिस्टेंट मैनेजर बन गए। तो जब तक आप एक जिम्मेदारी नहीं देंगे कि जितने भी बैटर्स पाकिस्तान टीम में आएंगे वो इन कोचेस से काम करते हुए आएंगे, तो चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है पहले तो दोनों केसेस में पहले तो ये फैसला करें कि उसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहें, एनसीए के, और आप ये फैसला करें कि मैनेजर कहें या कोच कहें। कौन टेक्निकल है, कौन मैनेजमेट का, बिल्कुल कौन नॉन टेक्निकल है, ये बड़ा ये पता ही कोई नहीं लगता। शाजी मैनेजमेंट एक दिन मैनेजर होते हैं, दूसरे दिन आप कोच होते हैं, मैनेजर वो बड़ा डिफरेंस है। वक्त की बिल्कुल कमी है शाजी। मैं जाते जाते बिल्कुल वन लाइनर आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अपने करियर में कभी हीटर्स इस्तेमाल होते हुए देखे हैं पिच सुखाने के लिए? मैं तो देखें, इस जो ये पिंडी स्टेडियम है ना, इसका हर टेस्ट मैच मैंने कवर किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 92 मैंने इसका हर टेस्ट मैच कवर किया है। मैंने कभी नहीं देखा, हेलीकॉप्टर हमने देखे, हाँ जी, लेकिन ये हीटर्स नहीं देखे। और आज एक जाते जाते मैं एक बात कर लूँ, सऊद शकील की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने की ड्यूरिंग प्रेस ब्रीफिंग, कि हमें आज आके पता चला है, अब भी आगे पता चला है कि हमें कैसी पिचेस चाहिए। तो ये इतना अरसा जो गया तो इसका मतलब वो सारा गया। बिल्कुल। लेकिन बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब, अवैस आपका, सना आपका, कि आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। आप तमाम नाजरीन का शुक्रिया। मेरे ख्याल से बात फिर वही है कि वो पिच बेचारी हमें नहीं समझ पाई, हम तो समझ पाए थे कि पिच क्या है, पिच ने हमें समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती रहती हैं, खासतौर पर जब इंग्लिश ब्रॉडकास्टर्स आए हों, बामी आमी की बात हो रही हो और इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।